Good morning, all of you. Today we will discuss the legislative system of Pakistan. सभी छात्राओं को मेरा नमस्कार। आज हम लोग पाकिस्तान की व्यवस्थापिका का अध्ययन करेंगे। पाकिस्तान का जो करंट पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो इस्टेब्लिश किया गया था अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 50 है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 50 में इसको स्पेसिफाई किया गया था कि देयर शैल बी ए मजलिस शूरा। पाकिस्तान की पार्लियामेंट को मजलिस शूरा नाम दिया गया, जिसमें प्रेसिडेंट, जैसे हमारे यहाँ का सिस्टम है कि राष्ट्रपति लोकसभा प्लस राज्यसभा है, उसी तरह प्रेसिडेंट प्लस 2 हाउसेस, एक नेशनल असेंबली जो कि लोअर हाउस है और सीनेट जो कि अपर हाउस है। जो मेंबर है नेशनल असेंबली के, उनका इलेक्शन होता है जनसंख्या के आधार पर उनका चुनाव होता है, और वहाँ पे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी क्षेत्रीय आधार पर, जनसंख्या के आधार पर क्षेत्रों का निर्वाचन क्षेत्र के रूप में उनका मापन किया जाता है, और उसके बेसिस पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन वहाँ की इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। तो जो कैंडिडेट है जिसको हाईएस्ट वोट मिलता है वो उसी का उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव होता है। और पाकिस्तान में क्योंकि इस्लामिक फेडरल रिपब्लिक है, तो उस इस्लामिक फेडरल रिपब्लिक में संघीय गणतंत्र के अंतर्गत वो मल्टी पार्टी सिस्टम को अडॉप्ट की हुई है, जिसमें जो पार्लियामेंट्री सिस्टम का मॉडल है वो यूके मॉडल को इसमें फॉलो किया गया है। कि ऑब्वियसली हम दोनों कंट्री के जो हिस्ट्री रही है, कॉमन लीगेसी कॉलोनियल रूल का रहा है, तो उस इम्पीरियल रूल को ही अडॉप्ट किया गया उसके सिस्टम को वहाँ भी। तो कंट्री का जो फेडरेशन है वहाँ पे 4 जो इम्पॉर्टेंट फेडरेटिंग प्रोविंसेस है, जिसमें पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस, जिसको कि पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस नाम से जाना जाता था, NWFP, और बलूचिस्तान। ये 4 इम्पॉर्टेंट, मतलब ये 4 ही प्रांत है जिसके आधार पर इन चारों का नाम आपको जानना चाहिए, और इसी बेसिस पर वहाँ के फेडरल स्ट्रक्चर को इंटीग्रेट किया गया है सिस्टम में। और नेशनल असेंबली जो है वो लोअर हाउस है, जिसमें 342 सीट्स होती है, और इसमें कुछ सीट्स जो है वो रिज़र्व की गई है वुमेन के लिए, नॉन मुस्लिम्स के लिए भी, गैर मुस्लिमों को, महिलाओं के लिए। और कुछ सदस्यों का जो चुनाव होता है वो मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम से होता है, एक मिश्रित जो चुनावी व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसको कि वहाँ पे पैरेलल सिस्टम अपनाया जाता है। यानी कोशिश की जाती है कि हर ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन हो। कुछ लोग तो डायरेक्टली इलेक्शन के थ्रू होता है, कुछ लोगों के लिए सीट रिजर्व की जाती है, कुछ ताकि प्रॉपरली और हर ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन हो जाए। सीनेट जो है वो अपर हाउस है, जिसमें 104 सीट्स है, और इनडायरेक्टली इन लोगों का जो इलेक्शन होता है वो इलेक्टेड बाय द नेशनल मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली प्लस प्रोविंशियल असेंबली, यानी निम्न सदन और प्रांतीय विधानसभा के सदस्य मिलकर सीनेट जो उच्च सदन है उनके सीटों के लोगों का निर्वाचन करती है। अब जो नेशनल असेंबली है इसका जो इलेक्शन होता है ये 5 सालों के लिए होता है, और लेकिन ये उसको पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और उसके 3 रीज़न हो सकते हैं। एक तो कि जो प्रेसिडेंट है उसको इस प्रकार काम करने के लिए प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया हो, या फिर कोई भी मेंबर जो नेशनल असेंबली है उनके पास ये कमांड नहीं है कि वो कॉन्फिडेंस जो मेजॉरिटी प्रूव कर सके अपना नेशनल असेंबली में, तो किसी भी दल का बहुमत ना होने की स्थिति में वो डिसॉल्व हो सकती है। और तीसरा कि अगर ऐसा लगता है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपरली अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर पा रही है और संविधान के प्रावधानों के विपरीत जाके काम कर रही है, तो ये बहुत ज़रूरी महसूस होता होगा कि नहीं, अब फिर से चुनाव कराने की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में भी नेशनल असेंबली भंग हो सकती है। और जो प्रोविंस है, दिस प्रोविज़न हैज़ बीन अब्यूज्ड रिपीटेडली बाय वेरियस प्रेसिडेंट। अब ये जो 3 प्रोविज़न रखा गया है, ये 3 प्रोविज़न बहुत सारे क्लैशेस का कारण रहा है, और इसका दुरुपयोग भी कई प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया है। जो फर्स्ट नेशनल असेंबली की मीटिंग हुई थी जनरल इलेक्शन के बाद, उससे माध्यम से क्या किया जाता है, जब भी पहली मीटिंग होती है नेशनल असेंबली की, जो एक आम चुनाव होने के बाद, तो वो अपने में से एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर का चयन कर लेते हैं। डिप्टी स्पीकर जो है वो इसमें रिकॉर्डिंग में वो कट गया है, उसमें आप स्पीकर ऐड कर लीजिएगा, डिप्टी स्पीकर। और वही कहीं ना कहीं उसके पूरे जो गतिविधियों हैं उनका निरीक्षण करते हैं। सीनेट जो है
सीनेट के जो मेंबर्स है उनका जो चुनाव किया जाता है वो 6 वर्षों के लिए उनका चुनाव किया जाता है बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज, प्रांतीय विधानसभा और सभाओं के माध्यम से। और इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि सीनेट एक तरह से प्रांतीय विधानसभा का भी प्रतिनिधित्व दे रहा है एट सेंट्रल लेवल, यानी प्रांतों का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन अपर हाउस में हो, इस चीज़ को सीनेट अश्योर करता है। इस पर हम लोग ऑलरेडी क्लास में काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। एवरी 3 ईयर क्या होता है कि हर 3 साल पर हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सीनेट रिटायर एंड इलेक्शंस आर हेल्ड फॉर देयर सीट्स, कि जो प्रत्येक 3 वर्ष में क्या होता है, सीनेट के सदस्य पदत्याग कर देते हैं और उनके पदों हेतु फिर से चुनाव कराए जाते हैं। और सभी प्रांत, चाहे वो किसी भी साइज के हो, पॉपुलेशन को हो, उनका सेम नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सीनेट में भेजने का राइट दिया गया है। और इस तरह से सीनेट एक परमानेंट हाउस की तरह काम करती है, जिसको अचानक से डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। और ये जो परमानेंट हाउस की तरह काम करने की वजह से कभी भी सीनेट का विघटन नहीं होता है। और इसका जो चेयरपर्सन होते हैं उनका जो इलेक्शन होता है वो 3 साल के लिए किया जाता है और थ्राइव्स एज एक्टिंग प्रेसिडेंट इन केस ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज वेकेंट। अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है या वो रिजिग्नेशन दे देते हैं, तब ये पावर जो है ये दिया गया है चेयरपर्सन ऑफ द सीनेट को कि वो प्रेसिडेंट की तरह भूमिका निभाए। अब वहाँ के लॉ मेकिंग प्रोसेस को देखें तो पार्लियामेंट का जो मेन फंक्शन है वो कानून निर्माण का है। और जितने भी बिल होते हैं वो जनरली जो है वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं फेडरल कैबिनेट में, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही किए जाते हैं या फिर वो किसी रिलेवेंट कमेटी के माध्यम से उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है। इवन जो इतने इंडिविजुअल मेंबर्स जो पार्लियामेंट के होते हैं उनको भी ये राइट है कि वो भी किसी विधि को वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकती है, जिसको कि प्राइवेट मेंबर्स बिल का नाम दिया गया है, उसके माध्यम से वो इंट्रोड्यूस कर सकती है। और कोई भी लेजिस्लेचर जो है वो ओरिजिनेट हो सकता है किसी भी हाउस, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में से किसी भी हाउस में, केवल फाइनेंस बिल यानी वित्त विधेयक के कॉन्टेक्स्ट में, यानी जो फेडरल बजट है, संघीय बजट है, वार्षिक वित्तीय विवरण है, उसका जो है वो ओरिजिनेट होता है आपकी नेशनल असेंबली में, निम्न सदन में वो ओरिजिनेट होता है। तो इस तरह से जो हम लोग इसको देखें तो जो डिफरेंसेस होते हैं दोनों हाउसेस के बीच में, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए अगर किसी मुद्दे पर, किसी विधेयक पर अगर दोनों हाउसेस में बीच डिफरेंस होती है तो उसमें एक जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, और जो लेजिस्लेशन पास होता है इस जॉइंट सिटिंग में मेजॉरिटी के द्वारा, उस समय वहाँ उपस्थित लोगों की बहुमत के द्वारा, जितने लोग उस समय उपस्थित थे, प्रेजेंट थे और वोटिंग में भाग लिए थे, उनकी बहुमत से जब जो फैसला लिया जाता है वही फाइनल होता है। और उसी के बेसिस पर विधेयक को पारित किया जाएगा या ना किया जाएगा, ये डिसीजन लिया जाता है। और इन ऑर्डर टू जो बिल है, बिल को एक लॉ के रूप में परिणत होने में, एक विधेयक के कानून के रूप में परिणत होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पूरा लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को वो फॉलो करे दोनों हाउसेस में। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो पार्लियामेंट की में है ना, इसमें इसकी कि ईच हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट दैट इन्वॉल्व्स 12 और 13 स्टेप्स, इसमें 12 से 13 इसके अलग अलग स्टेप्स है, उनको फॉलो करना ज़रूरी है, तभी जाके एक जो विधेयक है वो कानून के रूप में परिणत होगा, जिसमें 3 रीडिंग्स दोनों हाउसेस में होनी चाहिए, नेशनल असेंबली में भी और सीनेट में भी उसकी 3 रीडिंग, वाचन होना चाहिए, 3 वाचन। और उसके बाद फाइनली प्रेसिडेंशियल एसेट, जब राष्ट्रपति की सहमति होगी तभी फिर वो फाइनल माना जाएगा। और इस तरह से हम देखेंगे कि वहाँ कोशिश तो पूरी तरह से किया गया है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम को अडॉप्ट करके वो वर्क करे, लेकिन 4 बार वहाँ मिलिट्री रेजिम ने इस्टेब्लिश होने की वजह से जो नेशनल असेंबली किस तरह से कार्य कर रही है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कितनी सक्सेसफुली कार्य कर रही है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। क्योंकि अगर एक हेल्दी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरह वो वर्क करता, अगर नेशनल असेंबली और सीनेट बखूबी लोगों का रिप्रेजेंटेशन करते, एट सेंट्रल लेवल में वो स्टेट का भी रिप्रेजेंटेशन करते और सेंट्रल लेवल का भी
कि जो भी प्रॉब्लम्स है उसको, तो वहाँ पर इस तरह से मिलिट्री रेजिम्स इस्टेब्लिश नहीं होती। तो आवश्यकता इस बात की है कि जो पार्लियामेंट्री इथोस है उसको स्ट्रांगली वहाँ पर दोनों हाउसेस मिलके और जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो मिलकर उसको इस्टेब्लिश करें। थैंक यू।